योगी की सिक्योरिटी कैसे रहती? योगी आदित्यनाथ को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। देश की दूसरी सबसे बड़ी सुरक्षा योगी की है। इसमें 28 पुलिसकर्मी तैनात हैं, 10 NSG कमांडो मौजूद रहते हैं, SPG के जवान भी तैनात रहते हैं योगी की सुरक्षा में। सुरक्षा में CRPF के जवान मौजूद रहते हैं, ITBP के जवान भी चारों तरफ से योगी को घेरे होते हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP CM योगी की सुरक्षा अभेद्य है और 28 कमांडो पर सुरक्षा का जिम्मा होता है। ब्लैक कैट कमांडो की हर हरकत पर नजर रहती है। ऐसी होती है योगी की सुरक्षा। यह बताने का मकसद सिर्फ यह है कि इस वक्त अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री योगी पर सवाल भी उठा रहे हैं। सुनिए जरा, पूर्व DGP AK जैन कह रहे हैं ये जो दूसरे सूबे के मुख्यमंत्री हैं इन्हें अपना राज्य पहले देखना और संभालना चाहिए। सुनिए। माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रदेश में चल रही है। चीफ मिनिस्टर्स को चाहिए अपने अपने प्रदेश को देखें, अपने अपने यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को देखें, किस तरह वहां गुंडागर्दी होती है उसको देखें। यहाँ पर ना राइट हो रहा है, ना किसी त्योहार के ऊपर कोई हंगामे हो रहे हैं, ना कहीं पथराव हो रहा है, सब ठीक चल रहा है। जो ये घटना हुई, अगर सामान्य परिस्थितियां होती तो प्रयागराज में दंगे हो सकते थे, पर नहीं हुए। बिल्कुल शांति रही पूरे प्रदेश में। अब आपको बताता हूं, योगी पूरी तरह से सक्रिय है, लेकिन उमेश के मर्डर के बाद, या मैं कहूं अतीक ने आखिरी बार फोन किसे किया? अतीक ने आखिरी कॉल की थी अपने बेटे असद को, जिसका एनकाउंटर हो चुका है। वैसे दोनों मारे जा चुके हैं, एनकाउंटर में असद मारा गया। असद को आखिरी बार अतीक ने फोन किया था। फोन करके असद से क्या कहा? अतीक ने, सरफेस फ्लोर है, अतीक ने जो बात की असद से, उससे साफ था कि अतीक को पता है कि वो बहुत बुरे वक्त में आ गया। उमेश पाल शूटआउट के बाद दोनों बाप बेटा में बात हुई। अतीक और असद में बातचीत रिकॉर्ड की गई है, इंटरसेप्ट हुई है ये बातचीत। जांच एजेंसियों ने इस कॉल को इंटरसेप्ट किया। साबरमती जेल से असद से बात कर रहा था अतीक। जांच एजेंसियों का दावा यह है कि जैसी आवाज थी शूटआउट, असद जैसी आवाज थी, यानी जिससे बात कर रहा था अतीक, वो असद ही हो सकता है। शूटआउट पर अतीक ने असद से कहा यह समय ठीक नहीं था, यानी बाप ने बेटे से कहा यह वक्त ठीक नहीं था। विधानसभा का सत्र चल रहा था और काम लेकिन ठीक हुआ है, यह भी बोला थी। उमेश पाल मर्डर के 2-3 दिन बाद यह बातचीत हुई, जिसे जांच एजेंसियों ने पकड़ा है। फरारी के दौरान भी कुछ दिनों तक असद के साथ संपर्क था अतीक का। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं और बताने जा रहा हूं अतीक को मारने वाले वो शूटर्स। अब सवाल यह है, पुलिस तलाश रही है कि आखिर अतीक को मारा किसने। ये जो 3 शूटर हैं ये मुखौटा हैं, इनके पीछे कौन है? वो चिट्ठी में लिख गया अतीक। क्या चिट्ठी खुलने के साथ नाम सामने आ जाएंगे या ये 3 शूटर्स ही बताएंगे? ये 3 शूटर्स अब तक नैनी जेल में बंद थे। अगली तस्वीर दिखाई, ये नैनी जेल की तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रयागराज का नैनी जेल। इन्हीं जेल में इन तीनों को रखा गया था, लेकिन इस जेल में कोई और भी बंद है। अगली तस्वीर दिखाई, इस जेल में अतीक का बेटा अली भी बंद है, इसलिए। और ये नैनी जेल प्रयागराज में है तो अतीक के गुर्गे भी हैं। सुरक्षा कारणों से, अगली तस्वीर दिखाई, सुरक्षा कारणों से शूटर्स को पुलिस ने निकाला है। और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, गाड़ी से लेकर जा रही पुलिस, तीनों शूटर्स को गाड़ी से ले जाकर प्रतापगढ़ में बंद कर दिया गया है। अब आपको बताता हूं कि जेल शिफ्ट आखिर क्यों किया गया और इन तीनों को जिस जेल में रखा गया है उस जेल में सुरक्षा कैसी होगी। नैनी जेल से इन्हें शिफ्ट किया गया है, ये आप देख रहे हैं। नैनी जेल से गाड़ी निकल रही है और प्रतापगढ़ जेल पहुंची है। अतीक अशरफ की हत्या के आरोपियों को जेल बदल दी गई है। नैनी जेल से प्रतापगढ़ में भेज दिया गया है। प्रतापगढ़ जेल, नैनी जेल में बंद है अतीक का बेटा अली। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है तीनों शूटर। हत्यारों के साथियों को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई गई। तीनों शूटरों को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं बहुत से। हत्या के पीछे तीनों हमलावरों की निजी दुश्मनी थी या किसी ने सुपारी देकर हत्या करवाई? तीनों आरोपी अलग अलग जिलों के हैं, वो साथ कैसे आ गए? तुर्की में बनी पिस्तौल इनके पास कैसे आई? ये सारी चीजें जिसकी जांच कर रही है जांच एजेंसी और पुलिस। अब आइए मैं आपको सुनवाता हूं, एक्स DGP विक्रम सिंह, यूपी के DGP रहे, उनसे सुनिए जरा कि अभी कौन कौन सी बातें शूटर्स से निकलवानी है और कैसे जांच एजेंसी सच सामने लेकर आएगी। शूटरों से सच उगलवाना कोई बहुत दुष्कर कार्य नहीं है। पिछले 45 दिन में ये किसके संपर्क में थे, किसके माध्यम से इन्होंने फोन कॉल आदि किए, किसको किए, किसके सर्वाधिक फोन कॉल इनके पास है, इनकी सोहबत क्या थी, जरिया आमदनी क्या थी,
पिस्तौल कहां से प्राप्त की गई, 2 व्हीलर कहां से आया, प्रयागराज में होटल किसने रिजर्व कराया, और इनके संगी साथी, इन तमाम चीजों को अगर खंगाला जाएगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जा सकता है। साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन जैसे नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट, ये सब इंडिकेट कर देंगे कि इनकी प्लानिंग, इनका प्रशिक्षण और इनको किसने तैयार किया था इस जघन्य हत्याकांड को करने के लिए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यूपी पुलिस पूरी तरह से जांच को आगे बढ़ा रही है। आप देख रहे हैं यूपी पुलिस शूटर्स के घर पर मौजूद है। सुरक्षा कारणों से भी शूटर्स अपने घर पर संपर्क करते हैं, उस लिहाज से भी और उनकी निजी सुरक्षा के लिहाज से भी। लेकिन क्या ये जो शूटर्स हैं, ये पूरी तरह से सुपारी किलिंग थी, इन्हें पैसा दिया गया, उसके बाद इन्होंने ये शूट आउट को अंजाम दिया है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। कॉन्ट्रैक्ट पर ही शूटिंग होती है। देख रहे हैं आप, ये जो शूटिंग हुई परसों रात को, इसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी कहा जा रहा है। पैसा दिया और इन्होंने ठोक दिया। पुलिस के मुताबिक तीनों शूटर्स कॉन्ट्रैक्ट किलर। सवाल यह है कि हत्या की सुपारी किसने दी? अतीक अशरफ की हत्या की सुपारी कितनी थी, कितना पैसा दिया गया? कोई कह रहा है 1 करोड़ रुपए सुपारी दी गई, 1 करोड़ में 10-10 लाख रुपए इन्हें एडवांस दिया गया था। यह सब जांच का विषय है। तीनों शूटर्स को पैसे कैसे दिए गए? पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मतलब ही होता है सुपारी किलिंग, और पैसे लेकर किसी की हत्या करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। क्योंकि एक बांदा का, एक हमीरपुर का, एक कासगंज का, ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर। 1980 और 90 के दशक में मुंबई में यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का धंधा हुआ करता था। कत्ल का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले मोटी रकम हासिल करते थे, पैसा दिया और निपटा दिया। तय रकम में से कुछ पैसा पहले दे दिया जाता है। इसमें से जैसा कहा जा रहा है 1 करोड़ में तय हुआ और 10-10 लाख पहले दे दिए गए। काम हो जाने के बाद बाकी रकम दी जाती है। सुपारी देने वाला हर जानकारी भी बताता है कि कब किसे कहां मारना है, कैसे रेकी करनी, मतलब शिकार की पूरी कुंडली किलर को दी जाती है। इसके बारे में अब मैं आपको बताऊं, अतीक की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग अगर हुई है, यानी किसी ने अतीक के लिए सुपारी दी है, तो वो कौन हो सकता है? कौन हो सकता है जो अतीक को मरवा सकता है? इससे किसका फायदा होगा? क्योंकि मरवा वही सकता है जिसका सीधे तौर पर फायदा हो। ऐसे में कौन लोग हो सकते हैं? संभावना यह है कि अतीक और अशरफ पर जिन्होंने गोली चलाई, उन हमलावरों की अतीक से सीधी कोई अदावत, कोई दुश्मनी नहीं थी। यानी हमला करने वाले तीनों लड़कों की अतीक से कोई तनातनी नहीं थी। तो फिर क्या वर्चस्व कायम करने के लिए हत्या की, या फिर यह अतीक से जुड़े किसी गैंग का काम है जिसे राज खुलने का डर सता रहा था? हत्या के पीछे जिसका नाम सबसे पहले आ रहा है वो है जैद गैंग। जैद गैंग प्रयागराज का ही गैंग है। हो सकता है अतीक को खत्म कर वो अपना दबदबा बनाना चाहता हो, वैसे ही जैसे 34 साल पहले चांद बाबा को खत्म कर अतीक ने अपना दबदबा कायम किया। हत्या के पीछे एक और गैंग सुंदर भाटी का नाम भी सामने आ रहा है। भाटी गैंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंग है। भाटी गैंग का अतीक के साथ प्रॉपर्टी विवाद हुआ था, तो क्या मौका मिलते ही भाटी गैंग ने बदला लिया? भाटी गैंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, लेकिन जैद कभी अतीक का दाहिना हाथ हुआ करता था, यानी राइट हैंड। वो अतीक के खास रहे आबिद प्रधान का दामाद है और वो अतीक के हर काम को करीब से जानता है। किडनैपिंग, वसूली, प्रॉपर्टी डीलिंग में खुद वो शामिल रहा अतीक के साथ। लेकिन 2018 में अतीक और जैद के संबंध खराब हो गए। 2018 में अतीक देवरिया जेल में बंद था। वहां से जैद को एक जमीन पर कब्जा छोड़ने को कहा गया कि इस पर कब्जा छोड़ दो। जैद नहीं माना, अतीक इससे नाराज हो गया। जैद को गुर्गों से किडनैप करवाकर देवरिया जेल में अतीक ने बुलवाया। वहां जैद की पिटाई की, उसे अधमरा कर दिया, धमकी भी दी, कुमेशवा को मरवाऊंगा और 15 दिन खबर चलेगी। पुलिस की जांच लिस्ट में भी जैद का नाम है। संभव है कि जैद की नजर अतीक की संपत्ति पर रही हो, क्योंकि अतीक के पास करीब 1200 करोड़ की संपत्ति है। अतीक और उसका कुनबा काफी कमजोर पड़ गया पिछले दिनों। ऐसे में जैद अतीक का मर्डर करा सकता है। जैद वही, आपको याद होगा, अगर याद कीजिए कि कुछ वक्त पहले मैंने एक फोन कॉल सुनवाया था आपको, जिसमें अतीक जैद को धमकी दे रहा था। ये वही जैद है। क्या जैद ने अतीक को मरवाया? सिर्फ अकेले जैद नहीं, एक और नाम चल रहा है। वो नाम किसका है? देखिए, सुंदर भाटी का नाम भी है। अतीक की हत्या के पीछे भाटी गैंग हो सकता है। कल भी मैंने आपको बताया था, सुंदर भाटी गैंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहा है। 30 साल से प्रॉपर्टी, ठेका और सुपारी किलिंग का काम करता है। गैंग के सरगना सुंदर भाटी पर अकेले 65 मुकदमे दर्ज हैं। सुंदर भाटी 8 साल से सोनभद्र जेल में बंद है। भाटी का गैंग ही उसका साम्राज्य संभाल रहा है इस वक्त।
अतीक का भी वेस्ट यूपी में प्रॉपर्टी वसूली का कारोबार था। दोनों के बीच वेस्ट यूपी में कई बार गैंग वॉर हुई है। सुंदर भाटी अतीक को सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। शूटरों को पिस्टल भी सुंदर भाटी गैंग से मिली। एक हमलावर सनी सुंदर भाटी के संपर्क में था और फिरौती देकर भाटी गैंग हत्या करा सकता है। और दूसरी बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुंदर भाटी सक्रिय था। अतीक के जो बहनोई अखलाक वो भी मेरठ में रहता है। मेरठ में अतीक का आना जाना भी था। यह वजह भी थी दोनों के बीच रंजिश की।